जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के इतिहास के चौथे अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का समय दिया हुआ है, जो पिछले अध्यायों का भी हमारा यही समय रहा। तो इस अध्याय को हम लाइन वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको बुक की आवश्यकता ना पड़े। 12वीं कक्षा की परीक्षा के साथ साथ अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, किसी और कक्षा से संबंधित या किसी प्रतियोगी परीक्षाएँ, उनमें भी आपके लिए जो हेल्पफुल जो एक विषय वस्तु है वो भी साथ साथ हम शेयर करते रहेंगे। धैर्य के साथ आप इसको नोट करते रहें, समझें और अपनी सेटिंग को तेज़ करके भी आप इसको देख सकते हैं, या जैसा भी आपको सुविधा अनुसार लगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होती हैं ये, तो आप अपनी इच्छा से अपनी सुविधा अनुसार इसको देख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। कोई प्रश्न, जिज्ञासा वो अवश्य बताएं। इस अध्याय में हम 1000 वर्षों के इतिहास की हम लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। विश्व के अनेक दार्शनिकों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी विचारधारा कैसी रही, कैसे समाज में उन्होंने बदलाव का प्रयास किया, धारा के विपरीत चलने का प्रयास किया। हम यह भी देखेंगे कि उनके जो विचार थे किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए, कि उन्होंने अपने जो विचार थे वो मौखिक भी चलते रहे, फिर बाद में लिखित रूप भी उनको दिया गया। उन्हें स्थापत्य मूर्ति कला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली, कैसे कैसे फिर उनको किसी न किसी रूप में, ढांचा के रूप में, संरचना के रूप में उनको स्थापित किया गया, मूर्तियों के रूप में उनको कहीं अभिव्यक्ति दर्ज कराई गई। तो वो सारा कुछ हम इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये सब जनता पर किस प्रकार इन विचारकों के स्थायी प्रभाव पड़ते हैं, जनता के ऊपर उनका क्या असर होता है। इस समय बौद्ध धर्म का हम विशेष इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं, जो बौद्ध धर्म है, दूसरी अनेक परंपराएं भी थी जो इस समय लगातार वाद विवाद और संवाद के साथ चलती रही हैं। अगर आप देखें तो इस समय देश में इस समय लगभग 60 से अधिक मत संप्रदाय फल फूल रहे थे भारत में। ये एक सांची की मूर्ति दी हुई है। इसकी 1818 में जो अंग्रेज़ अधिकारी था जनरल टायलर, उसने खोज की थी, जो हमारा सांची का स्तूप है। इसके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, काफ़ी अध्याय में दिया हुआ है। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया में पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें बौद्ध, जैन, ब्राह्मण ग्रंथ, इनके अलावा इमारतें, अभिलेख जैसे प्रभुत मात्रा में जो भौतिक साक्ष्य हैं वो सारे शामिल हैं। जो इतिहासकार हैं वो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो बौद्ध धर्म का साहित्य रहा है इस समय का, फिर जैन साहित्य है और जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके अलावा उस समय की जो इमारतें हैं, अभिलेख हैं, वो सारे के सारे, प्रबुद्ध का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा, जो हमारे साक्ष्य उस समय के प्रमाण मिले वो सारी हमें इसके बारे में जानकारी देते हैं। इस युग की जो बची हुई इमारतें, उनमें सबसे सुरक्षित जो है वो सांची का स्तूप दिया हुआ है, जिसके हमने अभी एक पिक्चर देखी थी। इसके बारे में आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। इस अध्याय में हम इस सांची के स्तूप के बारे में काफ़ी विस्तार से आगे पढ़ेंगे। इसकी एक थोड़ी झलक आगे देखिए। सांची 19वीं सदी में जो हमारा सांची का स्तूप है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी इसका कुछ जिक्र दिया हुआ है, इसको देखते हैं थोड़ा। कि जो स्तूप शब्द है, स्तूप शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में प्रथम बार हमने इसका प्रयोग कहीं पढ़ा। तो इसका जो अर्थ होता है, स्तूप ढेर या टीला, इसका मुख्य रूप से जो स्तूप का अर्थ है ढेर या टीला, जहाँ महात्मा बुद्ध या अन्य किसी पवित्र जो भिक्षु होते थे उनके अवशेष जैसे दांत, अस्थियाँ, नाखून आदि रखे जाते थे, उसको स्तूप कहा गया। इनके ऊपर फिर एक अर्धकार में एक संरचना बना दी गई जिसको स्तूप कहा गया। अब इसमें क्या दिया हुआ है, भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत जो है सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से लगभग 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे।
कौन कह रहा है अभी पता लगेगा। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों, एक प्राचीन तोरण द्वार, प्रवेश द्वार, साज सज्जा से मुख्य द्वार जो होता है, जो सजावट की हुई होती है, इसको प्रवेश द्वार बोलते हैं, उसका निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के जो सज्जन हैं उनको विशेष रुचि प्रदान करते हैं, जिसमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम एक है। मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुक कर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई भी की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, तो वो इसमें कहा गया है, इसमें कौन कह रहा है, जो भोपाल की जो नवाब है शाहजहां बेगम, वो कह रही है। भोपाल की जो नवाब है, जिसका शासनकाल 1868 से 1901 दिया हुआ है, शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, यानी कि भोपाल का इतिहास से लिया गया है। 1870 में HD बारिस्टो ने इसका अनुवाद किया था। तो जो भोपाल की नवाब थी शाहजहां बेगम, उन्होंने लिखा कि भाई मैं किसके साथ, जो कनिंगम है अलेक्जेंडर, उसके साथ इस जो सांची का स्तूप है इसकी यात्रा पर गए थे। वो सारा हमने वहाँ पढ़ा कि भाई इन लोगों की इन जो अवशेष हैं इनमें बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। इसके बारे में उसने, ये शाहजहां बेगम का चित्र दिया हुआ है, जिसके बारे में हमने अभी सांची स्तूप के बारे में उसके वृत्तांत को पढ़ा। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। जो जितने भी यूरोप के लोग थे, फ्रांस के, इंग्लैंड के, डच थे, पुर्तगाली थे, जो भी भारत में आए हुए थे, फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे हुए सांची के पूर्वी तोरण द्वार को आप बताएं कि भाई तोरण द्वार क्या था। ये प्रश्न है, इसको आप बताएं कमेंट में। फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी थी। यानी कि जो फ्रांसीसी लोग थे, उन लोगों ने, क्योंकि सांची का जो पूर्वी तोरण द्वार था वो बड़ी अच्छी हालत में था, प्रवेश द्वार, वह फ्रांस के संग्रहालय में इसको ले जाने के लिए शाहजहां बेगम से इसकी इजाज़त मांगते हैं कि हमें इसे ले जाने की इजाज़त दी जाए। कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसी ही कोशिश की थी। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसी प्रकार का प्रयास किया। जब अंग्रेज़ वहाँ पहुँचे, सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों ही बड़ी सावधानी से प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए कि भाई उनको ये अनुमति नहीं मिली कि वो इनको ले जा सके, लेकिन उन्होंने प्लास्टर से इनकी नकल बनाई और उसको वो लेकर गए, उससे संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर बनी रही। तो यहाँ प्रश्न ये भी है कि जो हमारा सांची का स्तूप है कहाँ है, किस स्थान पर है, किसने उसकी खोज की, कब की, ये मैंने अभी बताया। आप इसको प्रश्न के रूप में आप इसका आंसर दें। अब नेक्स्ट देखिए कि जो इसमें आपने पढ़ा कि जो यूरोपियन लोग थे वो इसी प्रकार का प्रयास करते थे, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी कि इनको हम यहाँ से उठाकर अपने देश में ले जाएं, यूरोप में ले जाएं। तो फ्रांसीसियों ने भी ऐसा प्रयास किया, अंग्रेज़ों ने भी ऐसा प्रयास किया। इसी प्रकार अगर आप ताजमहल की बात करें तो ताजमहल के बारे में भी ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि ताजमहल के बारे में भी उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि इसको जो तोड़कर इसके हिस्से हैं, इसका जो पत्थर है उसको हम इंग्लैंड ले जाएं। और कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि उसको बेच भी दिया था, बोली भी लगा दी गई थी, लेकिन जितना जो राशि थी अंग्रेज़ चाहते थे उतनी राशि नहीं मिली। तो इसके बारे में हम किसी दिन और चर्चा करेंगे कि भाई आज जिस ताजमहल को आप देखते हैं, अगर योजना अंग्रेज़ों की सफल हो जाती तो, क्योंकि उस समय तो अंग्रेज़ों का राज था, लेकिन जितनी कीमत वो मांग रहे थे उतनी कीमत शायद उनको नहीं मिल पाई, तो इसी वजह से ताजमहल बचा रहा, नहीं तो ताजमहल आज नहीं होता। किसी दिन इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, भोपाल के जो शासक थे शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम, इन दो नामों को आप नोट करें, ये क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। शाहजहां बेगम और उनकी जो उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहां बेगम,
इन्होंने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए अनुदान दिया, धन खर्च किया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। यानी कि जो जॉन मार्शल थे, इसको भी आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, जो हमारे सर्वेक्षण विभाग हैं उसके अध्यक्ष रहे हैं। तो इन्होंने सांची के बारे में जो अपने ग्रंथ लिखे, वे सारे ग्रंथ इन्होंने सुल्तान जहां जो बेगम थी भोपाल की, उसको समर्पित किए। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय भी बनवाया, अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान भी दिया। अतिथिशाला जहां यात्री अतिथि ठहर सके, मेहमान जो उसको देखने के लिए आते हैं। संग्रहालय जहाँ उससे जुड़ी जो चीज़ें हैं, अवशेष, उसके बारे में जानकारी, वो सारी इकट्ठी रखी जा सके। तो वहाँ रहते हुए जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी थी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया था, अनुदान ग्रांट दी थी, पैसे दिए थे, मदद की थी। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की भूमिका रही है। जो इस प्रकार के अच्छे लोग थे, उनका बड़ा योगदान रहा, जो आज ये सुरक्षित हैं, जीवित बचे हुए हैं। शायद हम इस मामले में सौभाग्यशाली भी रहे हैं। सौभाग्यशाली कैसे रहे हैं कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। यदि उन लोगों से बचा रहा तो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे कि भाई, जैसे आपने प्रथम अध्याय में पढ़ा था कि हमारे जो प्राचीन हड़प्पा के जो अवशेष थे, उनको रेल निर्माण में ठेकेदारों ने उठा लिया, भवन निर्माण के लिए लोग इस्तेमाल तो करते चले गए, वो नष्ट होते चले गए। तो इनके ऊपर शायद उस समय किसी ठेकेदार या रेल जो ठेकेदार थे या कोई चीज़ निर्माण करने वाले थे, उनकी नज़र नहीं पड़ी। अगर उनसे बचे रहे तो फिर यूरोप के लोगों ने भी ऐसा प्रयास किया कि इनको हम अपने संग्रहालयों में सजा लें। तो ये हमारा सौभाग्य रहा। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। पूरी जानकारी, स्पष्ट पुख्ता जानकारी हमें मिली है। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। ये पिक्चर दी हुई है आपकी, जो हमारा सांची का महान स्तूप है। इसके लिए साथ में ये भी दिया हुआ है कि सांची का जो महान स्तूप है, यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे इस खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। इसके बारे में बताया है। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक देंगे। बस इतना समय कि आप गाड़ी से उतर जाएं और पहाड़ों पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। एक विशाल जो गोलार्ध ढांचा है और कई दूसरी इमारतें, जिसमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। ये सांची के स्तूप का जिसने दिया हुआ है। तो ये सांची का जो स्तूप है, ये सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित हुआ है। आखिर इस इमारत का महत्व क्या है? यह टीला क्यों बनाया गया? इसके अंदर क्या है? इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों की गई? अभी आपने चित्र देखा था। इस स्तूप समूह को किसने बनवाया? इसके लिए धन किसने दिया? ये आप बताएं। अभी हमने जिक्र किया था किसने बनवाया, तो इसको भी आप प्रश्न के रूप में बताएं। इसकी खोज कब की गई, ये भी आपको बताया गया, इसको भी आप कमेंट में बताएं। ग्रंथ, मूर्तियों और स्थापत्य कला अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। तो ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में ही कुछ पढ़ने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे आगे जैसे अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में और जानकारी हमें मिलती जाएगी। पृष्ठभूमि देखिए, यज्ञ और विवाद। अब इसमें देखिए कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का जो काल है, विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। ईसा के जन्म से 1000 वर्ष पहले का जो समय है, यानी कि 1000 BC से 1 BC तक का जो समय है हमारा, 1000 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है, ईसा मसीह के जन्म से पहले 1000 वर्ष। प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा मसीह के जन्म से पहले, सहस्त्राब्दी 1000 वर्षों का समूह।
1000 वर्षों को सहस्त्राब्दी कहा गया। तो ईसा मसीह के जन्म से 1000 वर्ष पहले का जो समय है पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खोंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य जो चिंतक हैं उनका जन्म हुआ। अब इसमें देखिए कि पूरे विश्व में इस समय परिवर्तन का काल था। ये ईरान में जो समय पारसी लोगों का एक देश था, तो वहाँ कौन पैदा हुए? जरथुस्त्र पारसी जैसे चिंतक पैदा हुए। चीन में खोंगत्सी को आप कन्फ्यूशियस के नाम से आप जानते हैं, पहले इनको बाद में नाम कुछ बदलते रहे हैं। तो खोंगत्सी का मतलब कन्फ्यूशियस जिसको आप पढ़ते हैं, ये कन्फ्यूशियस है। यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इनको आप पढ़ते हैं। इनका ये सारा इसी समकालीन 1000 वर्ष जो ईसा पूर्व हैं, ये पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण इसी वजह से हैं। भारत में महावीर, स्वामी, महात्मा बुद्ध, अन्य कई जो चिंतक हैं उनका उद्भव हुआ। ये पूरे विश्व के रूप में देखिए आप इसको। उन्होंने जीवन के जो रहस्य हैं उनको समझने का प्रयास किया। इसके साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्तों को समझने की कोशिश भी कर रहे थे कि मनुष्य और विश्व की जो व्यवस्था है, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, पुनर्जन्म, मृत्यु, जन्म, ये सारे जो प्रश्न थे मनुष्य के मन में, उन सब पर भी विचार कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा जो घाटी है उसमें नए राज्य और शहर उभर रहे थे। ये हमने पढ़ा था कि इसी समय जो हमारे जो गंगा घाटी थी उसमें नए राज्य, नए शहर उभर रहे थे। अगर हम प्रथम नगरीकरण की बात करें तो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व का आपने पढ़ा था। प्रथम हड़प्पा जो नगरीय सभ्यता थी, नगरीय काल जिसको हम प्रथम कहते हैं। दूसरा नगरीय काल महाजनपद काल है जो 600 ईस्वी पूर्व का समय माना गया है। तो नेक्स्ट देखिए, इस समय आर्थिक राजनीतिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे, नए नगर बन रहे थे, कृषि में, उद्योगों में, शहरों में हर प्रकार से परिवर्तन आ रहे थे। मनुष्य के सोच, आचार, विचार, कार्यशैली में परिवर्तन आ रहे थे। ये मनीषी जो यानी कि विचारक थे, विद्वान थे, इन बदलते हालात को समझने की कोशिश कर रहे थे, जिन विद्वानों का, विचारकों का हमने ऊपर अभी नाम पढ़ा था। अब नेक्स्ट देखिए कि यज्ञों की जो परंपरा है, चिंतन, धार्मिक विश्वास, व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। प्राचीन समय से ही मनुष्य के सोचने के धार्मिक रीति रिवाज, उनके आचार विचार, उसके बारे में अनेक जो विचारधाराएं हैं, अनेक प्रवाह, अलग अलग मत संप्रदाय वो चलते रहे हैं। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल है हमारा वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व का है। तो उसमें ऋग्वेद की जानकारी मिलती है, ऋग्वैदिक काल उसको कहते हैं। वैसी ही एक प्राचीन परंपरा थी, इसी प्रकार की प्राचीन परंपरा थी जिसमें इस प्रकार के परिवर्तन दिखाए हैं। दूसरा, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का जो समय है उसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वेद, अग्नि, इंद्र, सोम आदि अनेक देवताओं की स्तुति का यहाँ संग्रह दिया हुआ है। इस समय में लोग यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था। जब यज्ञ होते थे तो यज्ञों में जो ये ऊपर आपने अभी हमने पढ़ा, इनमें जो मंत्र होते थे, जो श्लोक होते थे, उनका उच्चारण किया जाता था, बोले जाते थे। लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। और ये जो देवता थे, इन देवताओं के से वो प्रार्थना करते थे कि हमारे जो मवेशी हैं, मवेशी गायें या उससे जुड़े जो पशु है, जो मनुष्य यानी कि पालतू अपने परिवार के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए जो पालतू पशु होते थे, उनके बारे में अपने बेटे, स्वास्थ्य या लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि के लिए उनसे प्रार्थना करते थे। यज्ञों में आहुतियाँ डालते थे, मंत्रोच्चारण करते थे और अपने परिवार, स्वास्थ्य, पशु पक्षियों जो उसके जुड़े होते थे, उपयोगी होते थे उसके जीवन में, उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते थे।
शुरू शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे कि पूरी बस्ती, इलाका, कबीला, गांव समूह के रूप में उसका यज्ञ करता था। लेकिन बाद में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, यानी कि जिसको हम उत्तर वैदिक काल के रूप में मानते हैं, कुछ यज्ञ घरों में मालिकों द्वारा किए जाने लगे थे। परिवर्तन आया। राजसूय अश्वमेध यज्ञ जो है, जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे अपनी ख्याति, अपनी प्रसिद्धि, अपनी महानता को दर्शाने के लिए। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके अनुष्ठान के लिए इन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के लिए।